नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे हैं। तो इस सीरीज क्या में ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा भाग है। ठीक है, इससे पहले के मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो आप अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियोस भी देखें। चलिए शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बैठी हुई है। ठीक है ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, किस तरह से मेंबर सेलेक्ट हुए, ये सारी बातें हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरे पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमिटीज, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है ना, जिसने उसका ड्राफ्ट तैयार किया। इसके बाद है एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एनफोर्समेंट, क्या क्या एनफोर्स हुआ, किस डेट को एनफोर्स हुआ और 2 डेट्स क्यों सेलेक्ट की गई है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट यानी कि सारा कुछ 26 नवंबर 1949 कंप्लीट हो गया था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भागों को छोड़ करके बाकी सारे भाग 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। तो ये 2 तारीख कहां से आई, ऐसा क्यों किया गया, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे अभी। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग भाग में बात करेंगे। तो क्यों क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर कमिटीज क्या क्या थी। मेजर कमिटी में ड्राफ्टिंग कमिटी, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुत ही नोबल पर्सन और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत ही जानकार व्यक्ति, कभी मौका मिला तो इनकी बायोग्राफी करेंगे रिव्यू। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो ये जितने टॉपिक है ना, उतनी ही इसकी सब कमिटीज थी। इस पूरे कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। इसके नीचे छोटी कमिटीज थी, जैसे सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स पर एक सब कमेटी थी। फिर दूसरा टॉपिक है माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज पर इसकी एक सब कमेटी थी। ठीक है ना। फिर जो ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, इसमें 2 सब कमेटी थी। ठीक है, एक ट्राइबल एरियाज की, ठीक है, और असम के एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज की, और दूसरा एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम। अब आप कहोगे ये एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड क्या आया। तो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जो कि हमारे संविधान को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, तो हम लोग उनके लिए अलग नियम कायदे बनाते। तो उसके लिए एक्सक्लूडेड एरियाज रखे गए, ट्राइबल एरियाज रखे गए। तो उनकी सब कमिटीज ये थी। ठीक है, इसी में एक सब कमिटी थी नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल एरियाज के लिए, लेकिन वो एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, तो वो कमेटी भी भंग कर दी गई। ठीक है, तो इन सब के मैं आपको एक बार चेयरमैन बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके JB कृपलानी थे। माइनॉरिटीज सब कमेटी के HC मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया और असम के गोपीनाथ बारदोलोई, और एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम। ठीक है ना, इसकी सब कमेटी के AV ठक्कर थे। ठीक है, तो इस कमेटी के अंदर जो ये एडवाइजरी कमेटी जिसके हेड सरदार पटेल थे, इसके अंदर ये 4 सब कमिटीज थी। ठीक है, इसके बाद यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी, और एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी थी जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे आगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि पहली मीटिंग कब बुलाई गई थी, फर्स्ट सेशन कब बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चलेगा। ये जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है ना, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली जो सेटअप किया गया था वो अगस्त 29, 1947 को किया गया था। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, यानी कि 9 दिसंबर को बुलाया गया था और 23 दिसंबर 1946 तक
चला था। इसको बायकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, तब तक तो विभाजन नहीं हुआ था ना 1946 में। इसको बायकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने। चलिए हिस्ट्री का पार्ट बंद करते हैं, अब शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाकी के 6 मेंबर्स की। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव थे जो बाद में ऐड हुए थे इस कमेटी के साथ, क्योंकि इनसे पहले BL मिट्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। अपनी इल हेल्थ रीजंस की वजह से, बीमार रहने की वजह से ये रिजाइन कर दिया। तो BL मिट्टर की जगह एन माधव राव बने। उसके बाद TT कृष्णमाचारी, तो ये भी DP खेतान की जगह मेंबर बनाए गए। ये जो DP खेतान है वो 1948 में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी इनकी, तो इनकी जगह TT कृष्णमाचारी आए। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग मेंबर्स के 7 मेंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया वो फरवरी 1948 में तैयार कर लिया था। ठीक है, अच्छा, पहला ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 महीने से भी कम समय में तैयार कर लिया था पहला ड्राफ्ट हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने। ठीक है, 6 महीने से भी कम समय में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं सारा प्रोसेस जो था कंप्लीट। अभी तो ये पहला ड्राफ्ट है ना, इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट आएगा, फिर अमेंडमेंट आएंगे, फिर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद फिर पास होगा। तो ये सारा प्रोसेस फरवरी 1948 पहले ड्राफ्ट से लेकर के कब तक चला? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक चला। तो इस सारे प्रोसेस में समय कितना लगा? 11 सत्र बैठी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पता होगा कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब लागू हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो उससे कुछ बदलाव आ गए थे। हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यही प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी। तो अलग अलग दिनों बैठते थे, अलग अलग दिन में बैठते थे। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठते थे उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का काम यानी कि हमारे संविधान का काम करते थे, संविधान सभा की तरह बैठते थे। और जिस दिन पार्लियामेंट की तरह बैठती थी हमारी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस दिन जो जनरल लॉज हैं उन पर डिस्कशन होता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह 11 सेशन बुलाए गए थे, 11 सेशन लगातार बैठे थे उन पर डिबेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर। और टोटल समय जो है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा था। ठीक है, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को स्टडी किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और टोटल खर्चा लगभग 64 लाख रुपए का हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1948 में, फरवरी 1948 में। इसको आम पब्लिक के लिए पब्लिश कराया गया और पहले ड्राफ्ट पर उनके सुझाव मंगाए गए। जो भी सुझाव 8 महीने तक जो भी सुझाव आए उस पर डिस्कशन किया गया। हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी बैठी उस पर बात हुई। बात होने के बाद जो सेकंड ड्राफ्ट है वो पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। ठीक है, संविधान देखिए पूरे प्रोसेस से बना है, किसी एक आदमी के राय नहीं है इसमें, सबका, हर एक तबके का इसमें हिस्सा है। हर एक जो भी बुद्धिजीवी वर्ग उस समय था सबकी राय लेकर के संविधान बनाया गया है। और केवल एक देश के संविधान से नहीं कॉपी कर लिया गया, सारे देशों के संविधान में से जो अच्छी चीज वो अडॉप्ट की गई, जो खराब चीजें उन्हें छोड़ दिया गया, है ना। तो हमारा संविधान बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही वेल बिल्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। चलिए बात करते हैं इस पर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने मैंने आपको बता दिया है ना, 6 महीने से भी कम समय में पहला ड्राफ्ट रेडी कर दिया था। दूसरा ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर 1948 में तैयार हुआ और इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट ऑन 4 नवंबर 1948। 5 दिन तक इस पर डिस्कशन हुआ, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद इसकी रीडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, सेकेंड रीडिंग, पहला तो हो गया 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। फिर जब दूसरी रीडिंग स्टार्ट हुई तो क्लॉज बाय क्लॉज रीड किया गया, दूसरी बार
क्लॉज बाय क्लॉज रीड किया गया, आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक सारा पूरी रीडिंग हुई उसकी और उस पर डिस्कशन हुआ। तो इसमें समय बहुत लगा, लगभग 1 साल का समय लग गया, 11 महीने कह सकते हैं आप। तो सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई नवंबर 15, 1948 को और कब तक चली? 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। इसमें 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज किए जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने, जिसमें से 2,473 पर डिस्कस किया गया हमारी असेंबली के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद तीसरी रीडिंग, तो 2 रीडिंग हो गई ना। पहली रीडिंग जो है, वो स्टार्ट हुई थी 4 नवंबर 1948 को और 5 दिन तक चली, 9 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग नवंबर 15 से शुरू हुई 1948 तक और कब तक चली? नवंबर 15, 1948 से अक्टूबर 17, 1949 तक चली, है ना। इसमें मैंने आपको बता दिया 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज हुए, जिसमें से 2,473 पर डिस्कशन हुआ। इसके बाद जो तीसरी रीडिंग और फाइनल रीडिंग है वो शुरू हुई नवंबर 14, 1949 को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मोशन प्रपोज किया जो था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली ने सेटल कर दिया है और इसको पास माना जाए। ये रेजोल्यूशन जो है वो नवंबर 26, 1949 को पास हो गया, जिसको आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना ये बात। और ये किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था संविधान दिवस की तरह मनाना? 26 नवंबर 1949 को शुरू किया, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। उस दिन 26 नवंबर 1949 को 299 टोटल हमारी संख्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे उस दिन और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। प्रीएम्बल जो है वो पूरा संविधान बनने के बाद बनाया गया, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। प्रीएम्बल जो है, जो प्रस्तावना है संविधान की, वो सबसे पहला पेज है, ठीक है ना। लेकिन बना कब? जब सारा संविधान बन चुका था, उसके बाद प्रीएम्बल को एनेक्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 26 नवंबर 1949 की ही डेट पड़ी हुई है हमारे प्रीएम्बल पर भी, ठीक है। अभी प्रीएम्बल पर बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, तो उस पर देखेंगे कि जो डेट है, जो तारीख है, वो 26 नवंबर 1949 की पड़ी है। लेकिन हम अपना रिपब्लिक डे यानी कि संविधान लागू हुआ, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 26 जनवरी को। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारे देश में कुछ प्रोविजंस हमारे संविधान के 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, है ना। कुछ उसके हिस्से जो हैं वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। वो कौन कौन से थे? जैसे रिलेटेड थे सिटीजनशिप से, इलेक्शन से, प्रोविजनल पार्लियामेंट से और भी कुछ सारी चीज़ें थी। तो वो किन आर्टिकल्स का हिस्सा थे मैं आपके लिए बता देता हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल्स है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। इन आर्टिकल्स के कुछ हिस्से जो इंपॉर्टेंट थे वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं कि हमने 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना। जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बन गया था पूरा और हमने एनेक्ट भी कर लिया था, तो एनफोर्समेंट इसका 2 महीने बाद क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस 1930 26 जनवरी को मनाया गया था। उस समय ये हमारा टारगेट था कि हम अचीव करेंगे किसी दिन पूर्ण स्वराज, अंग्रेजों से बिल्कुल अलग, यानी कि हम अपना देश खुद चलाएंगे, ये टारगेट रखा गया था। तो आप किसी भी चीज़ का टारगेट रखते हैं, जैसे आज आपका टारगेट है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है या सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो आप किसी एक दिन को सेलिब्रेट कर सकते हो कि इस दिन मैं जो है ये हासिल कर लूँगा, है ना। तो जब कभी भी आप उस मुकाम को हासिल करोगे जो आप बनना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आपको लिए वो दिन खास होगा। तो इसीलिए जो पहला दिन पूर्ण स्वराज का मनाया गया था हमारे देश के द्वारा, वो था 26 जनवरी 1930 को, और ये हुआ था लाहौर जो अधिवेशन हुआ था। अब देखो, इसको परिस्थिति कहेंगे कि जिस शहर में आईएनसी के हर साल होते थे ना अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। लाहौर में 1929 में
दिसंबर 1929 में अधिवेशन आयोजित हुआ था। और जब हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया, यानी कि 1929 में जिस अधिवेशन से पूर्ण स्वराज की हमने मांग रखी, पूर्ण स्वराज का सपना देखा, पूर्ण स्वराज को साकार करने के लिए एक दिन तय किया, वही हमारे देश का हिस्सा हमारे देश से टूट करके एक अलग देश बन चुका था। चलिए, ये नियति है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 का दिन माना गया, जिस दिन हम जो है अपना संविधान लागू करेंगे, संविधान को लागू माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ये संविधान पूरा बनाया, इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? ये होता है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसको कहा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी कि हमारी संविधान सभा वो इलेक्ट नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थी। मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी ये पढ़ाया है कि जब हमारी संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के कोई भी सदस्य सीधे जनता से चुन करके नहीं आए थे। वो चुन करके आए थे जो प्रोविंसेस में असेंबली थी, उनके सदस्यों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत सदस्यों को चुना था। और हर प्रोविंस से, जो भी ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, हर प्रोविंस से नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स थे कि इस प्रोविंस से इतने ही मेंबर्स जो हैं वो चुने जाएंगे। ठीक है ना। जैसे हम बता सकते हैं कि जो मद्रास की हमारी प्रोविंस थी, उसमें से 49 मेंबर्स चुन के आने थे वहाँ की असेंबली से। बॉम्बे की जो हमारी प्रोविंस थी, वहाँ की असेंबली से 21, है ना। यूनाइटेड प्रोविंस से 55। तो इसी तरह अलग अलग जितनी भी प्रोविंसेस थी, ठीक है, लगभग 12 प्रोविंसेस थी। अगर हम कमिश्नरेट को भी मिला लें, 2 तरह की प्रोविंसेस थी, कमिश्नरेट थे और गवर्नर की प्रोविंसेस थी। तो इन 12 प्रोविंसेस से चुन करके आने थे। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे उस समय संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए। वो इलेक्शन हुए थे वहाँ की जो असेंबलीज थी, उन प्रोविंसेस की जो असेंबलीज थी। जैसे आज राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? जो राज्यों की विधानसभा है, उनके जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसी तरह से उस समय जो हमारी संविधान सभा गठन हुआ था, वो लोगों ने नहीं चयन किया था। जो वहाँ की जो स्टेट्स की, जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थी, उनकी जो विधानसभाएं थी, जो उनकी असेंबलीज थी, उनके मेंबर्स ने चुन करके भेजा था। और उनके मेंबर्स भी एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं चुने जाते थे। वहाँ के मेंबर्स भी कैसे चुने जाते थे? वहाँ के मेंबर्स भी चुने जाते थे जो केवल 10% लोगों को, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 10% पॉपुलेशन ही वोटिंग राइट रखती थी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट के हिसाब से 10% पॉपुलेशन जो है वो राइट रखती थी वोटिंग का। वो जो है कौन कितना टैक्स पे करता है ना, तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरियाज थे। तो उस हिसाब से 10% जो है पॉपुलेशन वो अधिकार रखती थी चयन करने का कि कौन लोग जाएंगे स्टेट की असेंबली के लिए। ठीक है, और स्टेट की असेंबली से चुन के आए थे हमारे संविधान सभा के। तो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो हमारी संविधान सभा है वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती थी इंडिया के लोगों को। ये एक पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा है नॉट अ सुवेरियन बॉडी, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी। किसने बनाया था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? ये बनी थी अंग्रेजों ने जो एक्ट पास किए थे अपने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसमें जो नियम और कायदे थे, उन नियम और कायदों के हिसाब से हमारी संविधान सभा गठन हुआ था। तो ये कहा जाता है कि एक सुवेरियन बॉडी नहीं थी। ठीक है ना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि किसी दूसरे देश द्वारा बनाई गई संविधान सभा से हमारा संविधान बना है। तो ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म है हमारी संविधान सभा का। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, चुने कौन सदस्य गए थे? कोई ब्रिटिश मेंबर तो था नहीं इसमें, सारे हमारे ही यहाँ के सदस्य थे, भारत के ही नागरिक थे, वही लोग चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला है टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ज़्यादा जो है इस पर डिस्कशन होता है कि हमारी संविधान जो बनाने का समय है वो बहुत ज़्यादा समय लगा दिया हमारी संविधान सभा ने। लेकिन आप ये भी तो देखो कि कितना वास्ट है, कितनी स्टडी करने के बाद, सब लोगों से राय लेने के बाद, कितनी रीडिंग्स हुई, सब ने अपने अपने प्रपोजल रखे, है ना। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 7,653
7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे इस पर। तो सब पे डिस्कस करना, और कितने पे डिस्कस हुआ? 2,473, यानी कि लगभग 2,473 अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन हुआ, डिटेल डिस्कशन हुआ, है ना। लगभग 220 से 225 मेंबर्स ने डिस्कस किया उसके ऊपर, है ना। तो टाइम तो लगना ही था। उसके बाद पहला ड्राफ्ट बनने के बाद पब्लिक के सामने रखा गया, 6 महीने दिए गए। उस समय ऐसा इंटरनेट की फैसिलिटी तो थी नहीं कि एक बार जो ड्राफ्ट बना है पूरे इंडिया में घूम जाएगा। तो अलग अलग अखबारों के जरिए पूरा प्रिंट कराया गया, फिर लेटर से लोग चिट्ठी भेजते थे कि हमें जो है ये चीज़ इसकी पसंद नहीं है, सुझाव देने के लिए भी लेटर्स आते थे। उन लेटर्स को रीड करना, समझना, पूरे बाहर से लेटर आएंगे, तो समय तो ऑब्वियस सी बात है लगना ही था। लेकिन ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी माना जाता है कि ये जो प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसीलिए जो एक हमारे मेंबर थे नज़ीरुद्दीन अहमद, ठीक है, संविधान सभा के, उन्होंने इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी बता दिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को, कि ये ड्रिफ्ट करता रहता है, मतलब समय बढ़ाता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म होता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि हमारी जो संविधान सभा है वो एक ही पार्टी की संविधान सभा है, ठीक है ना, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो इस चीज का भी क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेंस। तो हमारे संविधान सभा में आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर जो सदस्य थे वो वकील थे, एडवोकेट्स थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एडवोकेट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट थे, सरदार पटेल जो है वो भी। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, वो ज़्यादातर वकीलों की संविधान सभा थी। तो इसको लेकर के एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि हमारा संविधान जो है वो वकीलों के द्वारा बनाया गया है। चलिए, इसके बाद है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये भी बहुत एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जितने भी सदस्य थे ज़्यादातर हिंदूज थे, तो बाकी जो धर्म है उनकी राय नहीं ली गई। लेकिन हमारे संविधान ने कहीं भी, हमारे संविधान में कहीं भी इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि हिंदूज को कहीं प्रायोरिटीज दी जा रही है किसी दूसरे धर्म के ऊपर, या किसी विशेष धर्म विशेष को जो है वो ऊपर रखा गया है किसी दूसरे धर्म से। तो धर्म को दूर रखा गया, ठीक है ना, धर्म को दूर रखा गया और बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष एक संविधान का निर्माण किया गया। तो ये सारे क्रिटिसिज्म थे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? हमारे संविधान का सिंबल एलिफेंट, हाथी को माना गया। सर पी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। H.V.R. अयंगर सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ये मत लिख देना लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, संविधान सभा की बात कर रहे हैं हम। सर पी.एन. राव संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे। H.V.R. अयंगर सेक्रेटरी थे संविधान सभा के। S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी इनकी, और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में पहला हमारा जो संविधान, पहली कॉपी है वो इनके द्वारा लिखी गई इंग्लिश में, ठीक है, और इटैलिक स्टाइल में लिखी हुई है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और वसंत कृष्ण वैद्य जो हैं वो हमारी हिंदी वर्जन के जो है वो कैलीग्राफर थे, उन्होंने हिंदी वर्जन हिंदी में लिखा है, ठीक है। और प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है, जो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी, तो संविधान सभा जो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती थी वो 17 अप्रैल 1952 तक काम करती रही। 51-52 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। तो मई 1952 से हमारे संविधान के दोनों सदनों ने जो चयनित एडल्ट फ्रेंचाइज पर चयनित सदस्य थे 1952 मई 1952 में, तो दोनों सदनों ने प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर दिया था। तो अब तक तो हो गया ये, कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो पहली हमारी संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73, टोटल 296 मेंबर्स थे जो इलेक्ट होकर के आए थे, जिसमें इंडिपेंडेंट 8 थे, बाकी कुछ और छोटी पार्टियों के मेंबर्स थे, ठीक है। कम्युनिटी वाइज अगर हम इसको करें डिवाइड तो 163 हिंदू थे, 80 मुस्लिम्स थे, SC कास्ट के 31 मेंबर्स थे, इंडियन क्रिश्चियन 6 थे, सिक्स 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, ठीक है, और 3 पारसी सेलेक्ट हुए थे। तो इस तरह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कम्युनिटी वाइज क्लासिफिकेशन हो जाता है।
और इसके बाद मैं प्रोविंसेस से मेंबर्स आपको और बता दूं, मद्रास प्रोविंस से 49 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर के आने थे। मद्रास प्रोविंस के लिए 49 मेंबर्स रखे गए थे। बॉम्बे 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंसेस 55, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, सीपी एंड बरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मारवाड़ जो हैं वो 1 मेंबर और कुर्ग से 1 मेंबर। ठीक है, इसी तरह जो 70 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी मेंबर्स जो हैं वो अलॉट किए गए थे। पीछे की वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और टोटल 11 सेशन हुए थे। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था और आखिरी सेशन 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच, जिसमें हमारा संविधान जो है वो पारित हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को फाइनल रीडिंग जो थर्ड रीडिंग है वो शुरू हुई थी और 26 नवंबर को हमारा संविधान पारित हो गया था। ठीक है, तो ये बात जो है आपको संविधान की अब तक का हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लक्ष्मीकांत के। इसके बाद हम जो है थर्ड चैप्टर नहीं करेंगे, अब हम प्रीएम्बल की तरफ चलेंगे। ठीक है, बाकी के जो हैं वो बाद में करेंगे, प्रीएम्बल की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रीएम्बल करने के बाद फिर फंडामेंटल राइट्स करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे चलेंगे। इसके बाद का जो संविधान है उसमें हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए, दोनों चीज़ें लेकर के चलेंगे। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है और उसके इक्विवेलेंट स्टेट में गवर्नर, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल और गवर्नर का आर्टिकल एक साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह जब लोकसभा पढ़ेंगे तो विधानसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे तो विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेकर चलेंगे संविधान को। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, अपने समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ ना गंवाएं, समय का सदुपयोग करें। और अगर अब तक वीडियो आपने देखी है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल। सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट्स में बताएं आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे वाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पर भी वीडियो किया है आज, आगे भी चालू रहेगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और सुझाव आपके आमंत्रित हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए कोई कमी है कमेंट में बताइए, सुधार करेंगे उसमें। धन्यवाद।